हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम जो पावर जनरेशन के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें जो कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ क्या है, सोवेनियस वाइंड मिल इज अबाउट। सोवेनियस पवन चक्की की दक्षता होती है लगभग कितनी होती है, ये हमें पूछा है। तो ये हमारे पास कितनी हो सकती है इसमें, तो ये 15% होती है। कितने, 15%। सोविनियत पवन चक्की की दक्षता लगभग 15%। सोविनियत पवन चक्की में एक अ, ऊर्ध्वाधर अक्ष हवा टरबाइन प्रयोग किया जाता है। टरबाइन का आकार तिरछा बनाते हैं। यह एक ड्रैग प्रकार का यंत्र है। कैसा है, ड्रैग प्रकार का यंत्र है कि ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखेंगे इसमें हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या है। ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा उत्पादन से होने वाला प्रदूषण होता है। तो कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये हमारा ज्वार ऊर्जा क्या है, एक समुद्र में होती है। तो इसमें तो किसी प्रकार की लॉसेस नहीं होगा ना, प्रदूषण नहीं होगा, तो ये हमारा जीरो रहेगा। पॉल्यूशन ड्यू टू टाइडल एनर्जी जनरेशन इज यूजली। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा फर्स्ट वाला राइट आंसर। ज्वार ऊर्जा जो टाइडल एनर्जी है, उसके जनरेशन से होने वाला प्रदूषण कैसा रहेगा, शून्य होगा। ज्वार ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन का सबसे मितव्ययी व्यापी संशोधन होता है। ज्वार तथा भट्टा के कारण इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ज्वार तथा भट्टा गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। चूंकि इसमें ईंधन की प्रक्रिया नहीं होती है, ईंधन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इसमें प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बायोगैस प्लांट पीएच ऑफ द सोलरी इज कीप्ड बिटवीन। क्या है, बायोगैस संयंत्र में स्ले का पीएच रखा जाता है। तो ये कितना रखा जाएगा, 6.5 से 8.5 तक रखा जाएगा। ठीक है, किसमें, बायोगैस संयंत्र में जो सिलरी का पीएच मान रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है हमें कि ये कितना रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सोलर एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस्ड। सौर ऊर्जा का उपयोग निम्न में से किस क्रिया में नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का अ, उपयोग, ठीक है, कहाँ पूछा इसमें, सौर ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किस प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। तो ये हमें देखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन में तो होगा। ठीक है, जल शुद्ध करने में भी सौर ऊर्जा का यूज हो सकता है, खाना पकाने में भी सौर ऊर्जा का यूज होता है, लेकिन नाभिक के रिएक्शन में इसका यूज नहीं होता। तो हमारे पास बी वाला आंसर राइट आएगा। ठीक है, कौन सा, बी वाला आंसर रहेगा। सौर ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग क्रमशः ऊर्जा उत्पादन, जल शुद्ध करने में, खाना पकाने में तथा प्रकाश के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रकाश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल। निम्न में से क्या क्षेत्र अक्ष पवन चक्की का प्रकार नहीं है। क्षेत्र अक्ष पवन चक्की का प्रकार नहीं है। तो ये हमारे पास होगा डेरियस। कौन सा हो जाएगा, डेरियस हो जाएगा। डेरियस क्षेत्रीय अक्ष पवन चक्की का प्रकार नहीं है। मल्टी ब्लेड हो जाएगा, सेल हो जाएगा, एंड प्रोपेलर भी इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ध्यान देना है कि कौन कौन से पार्ट इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट टू सोलर एनर्जी प्रोडक्शन द efficiency of flat flat कलेक्टर्स इज यूजली। सौर ऊर्जा उत्पादन के सापेक्ष में फ्लैट संग्राहक की दक्षता क्या होती है। फ्लैट संग्राहक की, सौर ऊर्जा उत्पादन के सापेक्ष में फ्लैट प्लेट संग्राहक की दक्षता 30 से लेकर 50 तक होती है। कितने, 30 से लेकर 50 तक। तो ये बी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। कौन सा रहेगा, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश 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 गैस इन मेजरली प्रोड्यूस्ड बाय एनेरोबिक
डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल एक्स रे। ठीक है, तो ये हमें देखना है, इसका राइट आंसर क्या आता है। देखो, मानव तथा जानवर विशिष्टता के अवायवीय सड़न से खालिस्तान गैस उत्पन्न उत्पादित होती है। तो इससे होते हैं मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मानव या जानवर के जो विशिष्ट अवशिष्ट रहते हैं उनके मतलब जो सड़ने से एक मीथेन गैस उत्पादित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बायोगैस प्लांट गैस कलेक्टर इज यूजली डैश इन सेव। बायोगैस संयंत्र में गैस संग्राहक सामान्य डैश डैश आकार का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला अर्ध गोलार्ध रहता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में जो गैस संग्राहक सामान्य आकार का रहेगा, इसमें हेमिस्फीयर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की परास है। इंडिया रिसीव्स सोलर एनर्जी इन द रेंज ऑफ, तो इसमें रहेगी 5 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर फॉर 300 से 330 डेज इन ईयर। ठीक है, भारत में प्राप्त सौर ऊर्जा की जो रेंज है 7 से 5 के बीच में रहेगी किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर में, फॉर मतलब कितने, 300 या 330 दिन के बीच में रहेगी ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना, इसको भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य रूप से सम्मिलित है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से 60% मीथेन गैस रहता है। कौन सा गैस रहेगा इसमें, 60% मीथेन गैस रहता है, और शेष रहे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अवशोषित रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहेगी। द पॉसिबल साइट फॉर geothermal energy excitation for the purpose of electricity in India is। भूतापीय ऊर्जा का विद्युत हेतु निष्कर्षण करने के लिए कौन सी जगह भारत में संभव है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का विद्युत निष्कर्षण करने के लिए कौन सी जगह जो भारत में एक संभव है, वो पूछा है हमें। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, असम। तो इसमें क्या रहेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां पर चट्टान वाली जगह ज्यादा है, जिस कारण से ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैच लिस्ट L1 एंड L2 बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया installed capacity of non-conservational energy as ऑन डेट। भारत की गैर परंपरागत ऊर्जा की आज तक स्थापित क्षमता के परिक्षेप में सूची L1 एंड L2 में मिलान कीजिए। L1 एंड L2 में मिलान कीजिए। तो ये हमारे पास कौन सी रहेगा, राइट आंसर हमारे पास इसमें हो जाएगा, देखो इसमें क्या रहेगा, जो फर्स्ट वाला हमारा सौर एनर्जी, तो कितनी तक निकलती है सौर एनर्जी हमारे पास टोटल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3000 तक, ये वाला बी वाला। पवन ऊर्जा कितनी रहती है, तो पवन ऊर्जा तो ये इतनी तक हमारे पास होती है। बे, बेगेस को जनरेशन ये हमारे पास हो जाएगी 2800 मेगावाट तक जनरेट हो। बायोमास कितनी रहती है, ये इतनी रहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, जैसे सोलर ये 3000 होगा, ये हो गया, ये प्रॉपर इनका एक एक याद रखना। सोलर पावर कितनी जनरेट होती है, विंड पावर से कितनी होती है, बायोगैस से कितनी होती है, बायोमास से कितनी होती है, ये हमें याद रखना है। तो हम इसको मतलब एक जोड़ी को हम एक मिला पाएंगे इसको। ठीक है, मिनिमम वाइंड विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ए वाइंड मिल, मतलब कितनी एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, जितनी स्पीड, मतलब एयर की जो हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि हम उसमें बिजली उत्पन्न कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्पीड होना चाहिए, तो हम बिजली को उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक है, कितनी बिजली को उत्पन्न कर पाएंगे। विच फंक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड फॉर ऑल टाइम्स बाय सिंपली नोइंग ए फिनिट सेगमेंट। ठीक है, किस कार्य को एकमात्र परिमित खंड ज्ञात करने पर हर समय निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, हर समय निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।
तो गैर आवधिक कार्य को एकमात्र परिमित खंड ज्ञात होने पर हर समय निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा? ये हमारा सिवर गैर आवधिक कार्य। ठीक है, नॉन फ्रेडिक फंक्शन जो रहेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नॉन कंजन कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन इज, विद्युत उत्पादन के गैर परंपरागत विधि है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बर्थ ऑफ द एबो, उपरोक्त दोनों, मतलब सौर विद्युत उत्पादन और थर्मल वाला, सोलर पावर जनरेशन एंड क्या है, तापायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये वाला हमारा रहेगा। गैर परंपरागत विधि निम्नलिखित में आती है, सौर ऊर्जा में आगे, तापायनिक में, और विंड एनर्जी ज्वार भट्टा में आती है। ठीक है, विंड एनर्जी एंड ज्वार भट्टा में। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मेल कराइए। ठीक है, तो लोड कर्व है और टाइडल पावर जनरेशन, और हमारे पास इसमें और दिया होगा इसमें, तो ये देखना है पूरे के पूरे, इसको मैच करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। लोड कर्व क्या दिखाता है, समय के संदर्भ में, साथ में पावर में जो अंतर रहेगा वो दिखाएगा ये। ठीक है, ये वाला। टाइडल पावर जनरेशन क्या रहेगा, एक चिर स्थायी है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा रहेगा, और ये हमारे पास रहेगा। इसको देखो, पावर जनरेशन की गैर परंपरागत मेथड कौन सा है, फ्यूल सेल, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सोलर सेल में फोटो वोल्टाइक इफेक्ट का हम यूज करते हैं। तो ये इस तरह से, मतलब अलग अलग हमें याद रखना है। लोड कर्व क्या है, समय के संदर्भ में पावर के साथ में पावर स्टेशन पर लोड का अंतर रहता है। टाइडल पावर जनरेशन चिर स्थायी रहेगा। पावर स्टेशन के गैर परंपरागत मेथड फ्यूल सेल जनरेशन होता है। ठीक है, सोलर सेल क्या है, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट रहता है इसमें। क्या है, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट रहेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्न कथनों में कौन से गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये देखना है हमें। ठीक है, ज्वार ऊर्जा का मात्रा, ज्वार ऊर्जा की मात्रा ज्वार की मात्रा से स्वतंत्र है, और मीथेन का लगभग बायोगैस में मीथेन का लगभग कितना है, 70% शामिल है। अभी हमने देखा था 60% था ना। ठीक है, जब खाद हमें बायोगैस संयंत्र से प्राप्त होता है तो वह आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं। ठीक है, कैसे, इनमें से गलत पूछा है, तो ये 60% होता, और ये हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब देख लेते फिर भी, क्योंकि हो सकता है उसमें ये भी राइट मान लिया हो, इसके आसपास। ये वाला राइट, देखो बी वाला, इसमें क्या है, दिए गए विकल्प बी, सी और डी तीनों सही है। इसमें पानी का ताप चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये तो सही है कि इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, राइट वाला आंसर हमारा कौन, ये इसमें गलत वाला कौन सा है, ए वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतापीय क्षेत्र पैदा करता है, भूतापीय जो क्षेत्र रहता है वो क्या पैदा करता है वो देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा भूतापीय में क्या पैदा करेगा, तो ये हमारा रहेगा गर्मी भी करेगा, और गीली भाप निकालेगा वहां से, और शुष्क भाप भी उसमें से आएगी। तो ये तीनों की तीनों मतलब प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, जो भूतापीय क्षेत्र रहेगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज अक्ष और लंब अक्ष किसके प्रकार है, किसके प्रकार है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पवन मिल चक्की के प्रकार है। ठीक है, किसके हैं, पवन मिल। वर्टिकल अक्ष एंड हॉरिजॉन्टल अक्ष, वाइंड मिल्स वायु वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, इसके अनुसार वाइंड मिल डिजाइन किया जाता है, वाइंड मिल कैसा डिजाइन किया जाता है वो है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये हमें देखना है, कथनों में से कौन सा गलत है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पवन ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। कौन से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा है जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं होता है, एवं यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सामग्री होता है, और सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है। क्या है, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है ये। ठीक है,
अब इसमें कुछ ही क्वेश्चन है। दूसरा और जो टॉपिक है उसमें रिसेंट डेवलपमेंट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में है। उसके बाद हम जितने भी जनरेशन से रिलेटेड पॉइंट है उसका हम करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेथड, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये हमें देखना है। इसमें डिग्री तापमान केल्विन में आता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में भी आता है पर केल्विन इसकी मेन है। इंटेंसिटी कैंडेला, ये राइट। एम्पियर धारा भार क्या है, केजी में आएगा, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है और धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है और प्रदीप्त का एसआई यूनिट कैंडेला होता है, जबकि तापमान का एसआई यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन को जलने से CO2 का उत्सर्जन होता है, जो मेन है, ठीक है। इमिशन ऑफ CO2 ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मेनली जीवाश्म ईंधन के जलने से इसमें CO2 गैस उत्सर्जित होती है, जो कि नुकसानदायक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट, निम्न में से कौन सा ऊर्जा ऑडिट का एक प्रकार नहीं है। तो ये हमें देखना है कौन सा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एवरेज ऑडिट है जो नहीं होगा, वाल को भी है और मिनी भी रहेगा और मैक्सी भी ऑडिट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है लकाशायर बायलर दहन के लिए किस श्रेणी में आते हैं, तो ये अंत दहन की श्रेणी में आते हैं। और काकरण बायलन बायलर रहता है, जो किस प्रकार के बायलर में आते हैं, तो खड़ा बायलर की श्रेणी में ही आता है। बैंक बेकोक और विल्कोस किस प्रकार का बायलर है, तो ये 10 से लेकर 100 टन तक रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बायलर में आएगा। ऐसा कौन सा बायलर है जो निम्न तथा मध्य दाब दोनों की श्रेणी में आता है, तो काकरण बायलर आता है, जो कि दोनों की श्रेणी में आएगा, ठीक है। निम्न और मध्य में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्लिंग बायलर दाब के अनुसार किस श्रेणी में आते हैं, तो ये मध्य आते हैं, किसमें, मध्य में आते हैं। काकरण बायलर में उपजाई गई भाप का दाब अधिकतम होता है, तो ये है 15 kg/cm² में रहेगा। काकरण बायलर की अधिकतम दक्षता कितनी है, तो ये है हमारी 3600 kg/h में रहेगी, ठीक है। कितने, 3600 kg/h में रहेगी इसमें, ठीक है। और बेकॉक और विलकॉक्स बायलर में उपजाई गई भाप का दाब कितना होता है, तो ये 10 से लेकर कितना है, ये 100 बार तक रहेगा, ठीक है। एक बार बराबर होता है 1 kg/cm² में रहता है। बेकॉक और विलकॉक्स बॉयलर की क्षमता होती है तो 10 से कितनी है, 100 टन तक रहेगी। रेल इंजन बॉयलर की भाप भाप उपजाने की क्षमता होती है, तो ये इतनी उपजा सकते हैं 1 से 4 टन तक। बेंसन बॉयलर में उपजाई गई भाप का तापमान कितना रहेगा, तो 650 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। कितना, 650 डिग्री सेल्सियस में। एक हरा परिचालन बॉयलर में भाप का उपजाई जाती है तो उच्च दाब पर। बेल्सन बॉयलर की भाप उपजाने की क्षमता कितनी होती है, तो यह है 140 टन/h रहेगी। ऐसे बॉयलर जो उच्च क्षमता के भाप उत्पादन की श्रेणी में आते हैं, तो ये 100 टन से अधिक रहेंगे। स्टार्लिंग बॉयलर की क्षमता कितनी होती है, तो ये 50 टन/h में रहेगा। लंकाशायर बॉयलर के भाप उत्पादन की क्षमता कितनी होती है, तो ये 10 टन पर आवर में रहेगा। स्टार्लिंग बॉयलर में उपजाई गई भाप का दाब कितना होता है, तो 10 kg/cm² में। उच्च स्तर के कोयले में कैलोरी होती है, उच्च स्तर के कोयले में कैलोरी होती है, तो ये हो जाएगा 7,000 से 8,000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम में रहेगी। 1 किलो यूरेनियम में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ये 2 × 10 की घात 10 किलो किलो कैलोरी
होती है, ठीक है। रेल इंजन बॉयलर की क्षमता होती है तो ये हो जाएगी 2 से 4 टन तक, टन पर घंटा होती है। कार्बोरेटर का प्रयोग होता है तो ऐसा जो इंजन रहेगा उसमें, ठीक है। किसी उत्पादन संयंत्र का मांग मांग गुणांक होता है तो अधिकतम मांग बटे जुड़ा हुआ भार रहेगा। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है तो ये है जूल हो जाएगी। कौन सी है? जूल। उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा का भार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मीटर तो किलोवाट आवर मीटर हो जाएगा। किलोवाट आवर मीटर हो जाएगा। मॉडरेटर हेतु प्रयुक्त पदार्थ होता है। मॉडरेटर हेतु प्रयुक्त पदार्थ होता है तो ये भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। भारी जल, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, ठीक है। मॉडरेटर हेतु प्रयुक्त पदार्थ है कौन सा? भारी जल होगा, एंड ग्रेफाइट होगा और बेरिलियम, ठीक है। ऐसी कौन सी टरबाइन है जिसे जल शीर्ष के आधार पर निम्न तथा मध्य के लिए उपयोगी है तो ये फ्रांसिस टरबाइन रहेगी। कौन सी है? फ्रांसिस। निम्न शीर्ष संयंत्र प्लांट में जल का शीर्ष होता है तो ये हो जाएगा 45 मीटर। मध्य शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष होता है तो 45 से 300 मीटर तक रहेगा ये हमारा। इसे 45 से 300। उच्च शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष होता है तो यह हो जाएगा 300 मीटर से अधिक रहेगा। कपलन टरबाइन की गति कितनी होती है? कपलन टरबाइन की गति 300 से 1000 आरपीएम के बीच में होती है, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन में जल छोड़ा डिस्चार्ज जाता है तो यह मध्यम शीर्ष से। कपलन टरबाइन में जल डिस्चार्ज किया जाता है तो उच्च शीर्ष से। फ्रांसिस टरबाइन की गति की अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? इसकी गति 60 से 300 तक रहेगी, आरपीएम तक रहती है। और पेल्टन व्हील टरबाइन की गति कितनी होती है? पेल्टन व्हील टरबाइन की गति 10 से 60 तक होती है, आरपीएम तक। पेल्टन व्हील किस प्रकार की टरबाइन है तो ओवेगी टरबाइन है। पेल्टन व्हील ओवेगी टरबाइन है। ऐसी कौन सी टरबाइन है जिसे जल शीर्ष के आधार पर निम्न तथा मध्य के लिए उपयोग है तो है यह है फ्रांसिस। निम्न शीर्ष संयंत्र प्लांट में जल का शीर्ष होता है तो 45 मीटर तक रहता है। और फ्रांसिस टरबाइन से शक्ति उपजाई जा सकती है तो कितनी? 2 × 10⁵ इतनी शक्ति इसमें उपजाई जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और ये है, हम इसको भी देख लेते हैं क्योंकि एक ही वीडियो में इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। फ्रा, फ्रांसिस किस प्रकार की टरबाइन आती है तो ये रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन आती है। केपलन टरबाइन है तो ये भी रिएक्शन टरबाइन है। केपलन, फ्रांसिस और केपलन दोनों रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। आवेगी टरबाइन वायु मंडल में होता है तो ये ओपन रहता है। कपलन टरबाइन की संरचना किसके समान होती है तो ये हो जाएगी फ्रांसिस के समान। सामान्य स्तर के कोयले में ऊष्मा होती है तो ये हो जाएगी ऊष्मा 6440 से 8350 किलो कैलोरी पर केजी में रहेगी कोयले में, ठीक है। कितनी कैलोरी रहती है? किस प्लांट में एक 100 मेगावाट की सिंगल यूनिट नहीं होती तो डीजल प्लांट में, ठीक है। किस पावर प्लांट में सबसे ज्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है तो स्टीम पावर प्लांट में देखरेख की आवश्यकता होती है। व्यवसायी व्यवसायिक लोड का भार फैक्टर होता है तो यह हो जाएगा लोड का भार फैक्टर 25 से 30 तक रहेगा। कपलन टरबाइन की दक्षता होती है, कपलन टरबाइन की दक्षता उच्च शीर्ष से 90% तक रहती है कपलन टरबाइन, ठीक है। कपलन टरबाइन से शक्ति उपजाई जा सकती है तो 12 × 10⁴ एचपी तक रहती है। एक 1 किलो यूरेनियम की बंधन ऊर्जा होती है तो यह हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी? 1.6 × 10⁻12 किलो किलोग्राम रहे। छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला होता है, पुल्वेराइज्ड कोयला रहता है, ठीक है। कौन सा? पुल्वेराइज्ड कोयला होगा। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कब बढ़ेगी तो भाप का दाब उच्च होने पर यह बढ़ेगी, ठीक है। शक्ति संयंत्र में भार भंडार से बॉयलर तक कोयला ले जाया जाता है तो वी बेल्ट रहता है, उसके द्वारा उसमें लिया जाता है, ठीक है। शक्ति संयंत्र में कोयले के दहन तथा शक्ति उत्पादन किस चक्र के आधार पर किया जाता है
तो रैंकाइन चक्र के आधार पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता स्कीम पावर प्लांट की अपेक्षा होती है तो ये अधिक होती है। नाभिकीय संयंत्र में ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का उपयोग मंदक के रूप में हम करते हैं, मॉडरेटर के रूप में जिसको बोलते हैं, ठीक है। MnKg द्रव्यमान के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा 1/2 mc²। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटन की गति कम करने हेतु प्रयोग करते हैं तो हाइड्रोजन और ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और बेरिलियम का भी यूज करते हैं इसके साथ में, ठीक है। रिएक्टर से उत्सर्जित रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने हेतु प्रयोग युक्ति है तो विकिरणशील रहेगा। कौन सी? विकिरणशील रहे। नाभिकीय रिएक्टर में निर्मित शील्ड के लिए प्रयोग पदार्थ है तो स्टील हो गया। कौन सा आ जाएगा? स्टील। नेक्स्ट है स्टीम पावर प्लांट की रनिंग कास्ट होती है डीजल प्लांट से कम होती है इसमें, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट की रनिंग कास्ट होती है सबसे कम होती है। स्थिर पावर पर ली गई धारा न्यूनतम होती है जब यूनिटी पावर फैक्टर रहता है तो, ठीक है। पनडुब्बी में विद्युत शक्ति का स्रोत है तो ये बैटरी है। पनडुब्बी में जो चलती है नाव है उसमें क्या है? बैटरी का यूज करते हैं। किस प्लांट का प्रचालन मूल्य सबसे अधिक है तो ये डीजल रहता है, उसमें अधिक मतलब जो रनिंग कास्ट है अधिक लगेगा उसमें, ठीक है। घरेलू उत्पादन जिसके पास अधिक प्रकाश और पंखा का भार है के लिए कौन सा प्रशुल्क टैरिफ सबसे अधिक उपयोगी होगा? सर्पी स्केल प्रशुल्क है। डीजल इंजन की यांत्रिक दक्षता तो दक्षता निकालने की bhp बटे ihp रहेगा। डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता होती है तो ये कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संयंत्र के लोड फैक्टर का मान अधिक होने से उत्पादित यूनिट की कीमत होती है कम। उत्पादित यूनिट की प्रति वर्ष औसत लोड गुणित 1 वर्ष में घंटों की संख्या रहेगी। एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता होती है 30% तक रहेगी इसकी संपूर्ण। यदि प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन की भांति प्रयोग किया जाए तब मंदक के रूप में प्रयोग पदार्थ होगा तो D2O बाहरी जल। थर्मल पावर प्लांट में किस भाग की अधिकतम देखरेख की आवश्यकता होती है तो ये बॉयलर में रहेगी। किसमें? बॉयलर में। किस अल्टरनेटर में ध्रुव की संख्या अधिकतम होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन के साथ जुड़े अल्टरनेटर में रहेगी। भार में विद्युत ऊर्जा किस प्लांट के द्वारा सबसे ज्यादा उपजाई जाती है तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। इकोनोमाइजर से हम गर्म करते हैं तो ये फीड वाटर जो रहता है उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। डीजल पावर प्लांट का उपयोग सामान्य किसकी भांति प्रयोग किया जाता है तो पीक लोड के रूप में हम इसका यूज करते हैं। किसी सर्किट द्वारा जितनी कम रिएक्टिव पावर ली जाती है उसका पावर फैक्टर उतना ही उत्तम होगा। सिस्टम के पावर फैक्टर सुधारने के लिए जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवरी किए गए किलोवाट बढ़ते हैं। एसी ट्रांसमिशन लाइन में लाइन के दोनों सिरों पर फेज वोल्टेज में अंतर का कारण होता है तो ये रिएक्टेंस हो गया। लोड शेडिंग की उपयुक्त विधि है लोड स्विच ऑफ करना है। पानी के जहाज में विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है तो डीजल प्लांट है। पेल्टन व्हील क्या है तो यह एक उच्च शीर्ष मतलब टरबाइन है, ठीक है। सुपर हीटर में कार्य होता है तो उष्णन जल का ताप बढ़ाया जा सकता है। अतितापीय सुपर हीटेड भाप सदैव अ, संतृप्त ताप में उच्च ताप पर होती है। टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है तो ये कौन नियंत्रित करता है? गवर्नर। डीजल पावर प्लांट की रनिंग कास्ट स्टीम पावर प्लांट की अपेक्षा होती है तो ये अधिक होगी। ऊर्जा का कमर्शियल कमर्शियल सोर्स है तो सोलर
हवा और बायोगैस, सोलर हवा और बायोगैस। ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट की पूर्ण दक्षता आती है तो बॉयलर दक्षता, टरबाइन की दक्षता और जनरेटिंग दक्षता। स्टीम पावर प्लांट का रैंकिन दक्षता गर्मी की तुलना में ठंडी में बढ़ता है ये। उपभोक्ता की अधिकतम मांग 2 किलोवाट है और उसकी दैनिक ऊर्जा खपत 20 यूनिट है, उसका भार गुणांक क्या होगा? तो 41.6%। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता बढ़ती है तो भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर स्लिप वे किस शक्ति संयंत्र का भाग है? तो जल विद्युत शक्ति का। ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन की गति को रोका जाता है तो डैम द्वारा हम रोक सकते हैं इसकी। ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में डैम से पानी का को टरबाइन तक पहुंचाया जाता है तो पेन स्टॉक के माध्यम से उसको हम देते हैं। ठीक है। पेन स्टॉक किस पदार्थ का बना रहता है? तो हाई स्टील मटेरियल का बनाया जाता है। ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो कि जनरेशन पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने वन लाइनर में थे उन्हें डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको किया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगर नेक्स्ट वीडियो को मैं शुरू करूंगा और उसको रिकॉर्डिंग करूंगा जो नेक्स्ट एक चैप्टर को। ठीक है।